हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। आज हम हिंदी की बात करेंगे। आज हम हिंदी की बात करेंगे आप लोगों से। हिंदी जो है उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद फिर वर्ण पर आएंगे। आपको क्रमबद्ध तरीके से बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी संस्कृत भाषा के शब्द है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। पहले संस्कृत भाषा आई है, संस्कृत से प्राकृत भाषा आई हुई है, प्राकृत आई है। फिर प्राकृत से पाली भाषा आई हुई है। फिर पाली से अपभ्रंश और इसी को हम सौरसेनी भी कहते हैं। फिर अपभ्रंश से जो है हिंदी, अपभ्रंश से हिंदी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है, फिर संस्कृत से प्राकृतिक से पाली से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। और हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आप बात करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण। वर्णों के विषय में हम आज बात करेंगे आपसे। वर्ण क्या होता है, वर्ण किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है वर्ण की वह छोटी सी छोटी ध्वनि, ध्वनि जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके वह वर्ण कहलाता है। वह वर्ण कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री, का, खा, टा, ता आदि। तो वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंडन ना किया जा सके वो वर्ण कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री, टा, मतलब इसमें सभी अक्षर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपसे बात करते हैं ये वर्ण हो गया। अब हम वर्णमाला की बात करते हैं। वर्ण, क्योंकि वर्ण से ही मिलकर वर्णमाला बना है। वर्णमाला वर्णमाला की परिभाषा है अक्षरों के
या वर्णों के क्रमबद्ध अक्षरों के या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो अब आप वर्णमाला और वर्ण में अंतर बता सकते हैं कि वर्ण क्या होता है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंडन ना किया जा सके वो वर्ण कहलाता है। वर्णमाला अक्षरों या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इसमें आपका छोटा आ, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसको ह्रस्व या दीर्घ बोलते हैं। ऊ, री, डॉट 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 डॉट, है ना। तो वर्णमाला हो गया। अब हम आपसे बात करेंगे फ्रेंड्स वर्ण के प्रकारों की। वर्ण दो प्रकार का होता है। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण तो फ्रेंड्स हम स्वर वर्ण क्या है? ऐसे वर्ण जो बिना किसी मात्रा के या स्वयं उच्चरित हो वो स्वर वर्ण होता है। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण जो किसी मात्रा के सहायता से किसी मात्रा की सहायता से ना उत्पन्न हो अर्थात स्वयं उच्चरित हों वह स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक। जैसे अब इसमें आप जैसे देख लीजिए, जैसे आ, ई, ह्रस्व और दीर्घ, जिसको हम लोग छोटा आ कहते हैं, ये ह्रस्व आ होता है, ये दीर्घ आ होता है, ये ह्रस्व ई होती है, ये दीर्घ ई होता है। ये ह्रस्व ऊ, ये दीर्घ ऊ, ये री, ए, ऐ, ओ, आओ, ए, ओ, आओ। देखो ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए,
ऐ ओ औ। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। अभी इसके टाइप पर भी आ रहे हैं, पहले व्यंजन वर्ण बताएंगे, उसके बाद स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण में कितने अक्षर होते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, सब आपको आज एक ही वीडियो में बता देंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जिसको उच्चारित करने में किसी अन्य मात्रा की सहायता ली जाए वो व्यंजन वर्ण होते हैं। ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए, उच्चारित करने के लिए, करने के लिए किसी अन्य, किसी अन्य मात्रा का, किसी अन्य मात्रा का, किसी अन्य मात्रा की सहायता, सहायता ली जाए, ली जाए वह व्यंजन वर्ण होता है, वह व्यंजन वर्ण होता है। जैसे, जैसे का, खा, गा, टा, ता, डट डट आदि। अब इसमें फ्रेंड्स आप देखिए ये टा कैसे बना है, वा कैसे बना है, रा कैसे बना है। इसमें हम आपको बता दें, इस व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता से कभी उच्चारित नहीं हो सकते हैं। व्यंजन वर्ण कभी बिना स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते हैं। जैसे देखिए ये का है, अब इस का में आ छिपा हुआ है, कैसे छिपा है देखिए, ये का है, इसको आधा का और प्लस छोटा आ, ये ह्रस्व आ जिसको बोलते हैं, तब ये मिलाकर हुआ है का। इसी प्रकार इस खा में आधा खा प्लस ह्रस्व आ मिला के तब ये बना है खा। ये हलंत अवश्य लगता है, ठीक है। अब हम स्वर वर्ण के प्रकार में आ जाते हैं। डिफिनीशन आपको बता दिया है। स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुप्त स्वर होता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, तो ये 3 प्रकार का होता है। ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है, और तीसरा आपका प्लुत स्वर, प्लुत, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आगे इसकी डिफिनीशन देखिए। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में केवल एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का।
उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अच्छा, ह्रस्व स्वर का सिंबल भी ये होता है, इसका सिंबल केवल एक, जिसको आप लोग पूर्ण विराम बोलते हैं, उस प्रकार का सिंबल होता है। लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं है, ये ह्रस्व स्वर का सिंबल है, प्रतीक है। तो दीर्घ स्वर का इसी प्रकार, दीर्घ स्वर में जो दो मात्राओं का समय ले, जिनको उच्चारित करने में दो मात्राओं का समय लगे, वो दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ये अंग्रेजी का एस और प्लुत, प्लुत ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में 3 मात्राओं का समय लगे, वो प्लुत स्वर होता है। इसका सिंबल ट्रिपल एस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये सिंबल हो गया। अब ह्रस्व स्वर की डिफिनीशन, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए एक मात्रा का, एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, वह ह्रस्व स्वर होते हैं, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा वर्ड आता है, इसको भी देख लीजिए आप। ह्रस्व स्वर में है फ्रेंड्स, आ, ई, ऊ और री। आ, ई, ऊ, री, ये हिंदी में केवल 4 ही वर्ड आता है। अगर ये संस्कृत में पूछा जाता तो इसमें हम केवल और केवल ली जोड़ देते हैं, ये भी स्वर माना जाता है, ली, ली, ठीक है। लेकिन ये हिंदी की बात हो रही है तो हम ली नहीं जोड़ेंगे, केवल आ, ई, ऊ, री। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनको, जिनको उच्चारित करने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए, करने के लिए 2 मात्राओं का समय लगे, जिनको उच्चारित करने के लिए 2 मात्राओं का, 2 मात्राओं का समय, 2 मात्राओं का समय लगे, वह दीर्घ स्वर होता है, वह दीर्घ स्वर होता है। अब जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, आओ। आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब चूँकि यहाँ पर अन और आहा वो अयोग वाह है, अन और आहा वो अयोग वाह है, इसलिए अन और आहा को हम दीर्घ में नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी उसको हम बता रहे हैं, अन और आहा, इसमें जो छूट जा रहा है देखिए,
आ ई उ री में ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। अन और आहा क्या है? अन को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। ठीक है। अब प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर जिनको उच्चरित करने के लिए 3 मात्राओं का समय लगे। ऐसे स्वर जिनको उच्चरित करने के लिए 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत। जैसे ओम। ऐसे स्वर जिनको उच्चरित करने के लिए 3 मात्राओं का समय लगे वह प्लुत स्वर होता है। जैसे ओम। प्लुत स्वर देखिए, प्लुत प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनको उच्चरित करने के लिए 3 मात्राओं का समय 3 मात्राओं का समय लगे प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर होता है। जैसे ओम, ओ उ म, ओम। ओम। ठीक है। यह संस्कृत वर्ड है ओम। इसका सिंबल हमने बताया था SSS। या ओम इन मात्राओं का समय, या आप किसी को बहुत दूर से पुकारते हैं, जब बहुत देर तक खिंची हुई आवाज़ आती है तो किसी को पुकारने में भी ये दीर्घ स्वर होता है। अगर आप किसी को बहुत देर तक पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तब भी वो दीर्घ स्वर भी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, स्वर हो गया, ये बात सबको समझ में आई। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। अच्छा, इसमें 2 छूट रहा था, अन और आहा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अन और आहा क्या हो गया, तो अन और आहा भी बता रहे हैं। अयोगवाह, अयोगवाह। अन और आहा को, अन और आहा, ये आहा को अयोगवाह कह रहे हैं। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि सर अन और आहा कहाँ गायब हो गया। तो अन और आहा को अयोगवाह कहते हैं, जिसमें अन को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, इसकी चर्चा अभी हम विस्तृत रूप से करेंगे। अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है। अभी आ रहे हैं, इसमें बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी भी। पहले व्यंजन वर्ड आप देख लीजिए। इसमें भी फिर आपका मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप बेसिक तरीके से पहले जानिए, फिर डीप में हम आपसे विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे। अब व्यंजन वर्ड की बात कर रहे हैं। व्यंजन वर्ड भी 3 प्रकार का होता है। ठीक। एक स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक। व्यंजन वर्ड के प्रकार। व्यंजन
वर्ण के व्यंजन वर्ण के प्रकार। देखिए व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार का होता है, ठीक। पहला स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन जिसको कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, थ याद रखिएगा, थ है लास्ट में, हाँ थ है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत से लोग ता बोलते हैं। अंतस्थ, थर्मस वाला था है ये। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गया। और तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें कि स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक। अब हम बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में का से लेकर माँ तक आता है। का से माँ तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक के वर्णों को स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, का से माँ तक के वर्णों को स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अच्छा इसका वर्गीय व्यंजन होने का भी कारण है, इसका वर्गीय जो नाम दिया गया है, तो वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए का से माँ तक में 25 अक्षर होता है, तो का में देखिए 5 अक्षर, का, खा, गा, घा और अंगा, 5 अक्षर हो गया है ना। उसके बाद फिर काव का हो गया, फिर चा वाले में भी देखिए आपको यहाँ तक में 5 मिलेगा। का से भाई का, खा, गा, घा, अंगा। फिर चा से चा, छा, जा, झा, या, इसको वर्ग लिख दे रहे हैं, इसको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग ऐसे बोलते हैं। तो ये का वर्ग है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि का वर्ग में कितने अक्षर हैं, तो 5। कौन कौन से, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में कौन से अक्षर हैं, तो 5। कौन से, चा, छा, जा, झा, या, ठीक। टा वर्ग में कौन कौन से हैं, तो इसमें भी 5। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। इसी प्रकार ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। फिर पा वर्ग में पा